Okay, let's continue with atomic structure. बोलो। हाँ 190 ऐसे कैसे? हेडिंग लिखेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपस में बात करना बंद करो। okay. तो इसमें हम लोग देखो भाई, इसमें हम लोगों ने सिर्फ दो ही इक्वेशंस देखी थी, ठीक है। एक देखा था एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम रहता है m इंटू वी, एंगुलर रहता है m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π या फिर mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ये एक इक्वेशन देखी थी। इस एंगुलर मोमेंटम पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, याद है ऐसे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ इट इज इक्वल टू विच फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो इलेक्ट्रॉन कभी ऑर्बिट के बाहर जा नहीं सकता, उसमें ही घूमते रहेगा, ठीक है। तो दूसरा था कि ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। यह है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला और वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। ये लास्ट लेक्चर में किया था। कोई लास्ट लेक्चर एब्सेंट नहीं था ना बे? ओके, अगर एब्सेंट रहते हो तो यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाते हैं, वो देख लिया करो। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशंस का यूज अभी हम लोग करने वाले हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना बे, तो इन दोनों का यूज मतलब इक्वेशंस तो यहाँ पे ही है। इन दोनों इक्वेशंस का भी यूज करके सबसे पहले मैं जो डिराइव करने वाला हूँ वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उन सबके फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलो बे, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको वेलोसिटी के टर्म्स में अगर मैं रीअरेंज करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू nh बाय 2π mr बराबर। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है। बट अभी मुझे वेलोसिटी चाहिए क्या? नहीं, मुझे अभी क्या चाहिए? रेडियस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 3 जो है मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। तो देखो वहां पे वेलोसिटी की टर्म दिख रही है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? k ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं इसका स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है nh, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? द होल थिंग डिवाइडेड बाय r, समझे? ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो भाई, तो ये कैसे हो जाएगा कि ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mn स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, देखो भैया डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R या फिर R क्यूब, जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे? ओके, R स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ m और m कैंसिल आउट हो रहा है, m और ये m का एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ हो रहा है क्या? हम लोग ये इक्वेशन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्या निकालना है अपने को? ऊपर हेडिंग देखो, हाँ क्या ढूंढनी है? रेडियस, रेडियस इन nth ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? nth ऑर्बिट मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो रेडियस के लिए पूरा फॉर्मूला रीअरेंज करके दो मुझे जरा। r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, यहाँ पे जरा मुझे सारी वैल्यूज बताओ बे। n क्या है? नंबर ऑफ शेल, बराबर ना, याद है ना बे? n इज नंबर ऑफ शेल। h क्या रहता है? 4 है, मतलब पाई मतलब 3.14 या फिर 22/7। m ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये m यहाँ से आ रहा है, ये MVR या फिर ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था, ठीक है। तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 1/4πε0। वो अपने को कभी यूज करनी नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में यूज होती है।
मतलब फिजिक्स में ये k के बदले तुम लोग 1/4πε0 पुट करके सब कुछ करते हो सॉल्व, ठीक है। z एटॉमिक नंबर, वेरी नाइस। एंड e, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, याद है ना ये सब टर्म्स। ओके, अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसे मैं बोलूंगा Rn, n स्टैंड्स फॉर nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट, और यहाँ पे भी n है ना भैया, तो अलग अलग n के अपने को वैल्यूज देता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, ये लिख दो। अब ये फॉर्मूला अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम में अप्लाई करने बोलूँ, इतने टर्म्स देखे तुम लोग मर जाओगे, बराबर, मतलब वैसे बहुत सारी टर्म्स है ना भाई, इतना कैलकुलेशन कर पाएंगे कि हम लोग एग्जाम में नहीं, बट अगर इस फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे तो देयर आर n नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जरा यहाँ पे इसमें कांस्टेंट कौन से वो देख लेते हैं आराम से एक एक करके। मुझे बताओ n नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं, 1 2 3 चेंज होते जा सकता है। h कांस्टेंट है क्या? h कांस्टेंट है, तो h इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब h² की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। 4 कांस्टेंट है ना, नंबर है भाई, 4 का मीनिंग कभी 5 हो सकता है क्या? नहीं, वो सेम रहेगा। पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन का 1 तो हीलियम का 2 वो चेंज होते जाता है। एंड E कांस्टेंट है ना, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इन सब के मीनिंग्स तुम लोगों को लिख के देने की जरूरत है, भूलोगे नहीं ना, मतलब पता है ना, वो पहले एक बार लिखा हुआ है कि जिधर किधर यूज किया था, ठीक है। ओके, तो ये सारे कांस्टेंट्स है, तो बार बार इनकी हमेशा वैल्यू पुट करने की, जैसे कि हम लोगों ने एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, ऐसा कुछ डिराइव किया था, याद है? तो वहां पे मैंने क्या किया था, स्पीड ऑफ लाइट एंड फिर बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट थे ना, उनकी वैल्यूज पुट कर दी थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। अब ये सारी वैल्यूज पुट, अभी हम लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार वो प्रूव करके दिखाया कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज में जब पुट करता हूँ तो मुझे फॉर्मूला आता है रेडियस इन ऑन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इनटू, अब वेरिएबल क्या क्या बचे यहाँ पे, n², और क्या बचा, अपॉन z, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है एंगस्ट्रॉम के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब ये फॉर्मूला थोड़ा इजी लग रहा है, यूज करने लायक लग रहा है, गेटिंग इट। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सारे के सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करके रख दिया, ठीक है। ओके, लिख दो। 3.14 या फिर 22/7 दोनों, डन हो गया। ए मेरे साथ ही थोड़ा थोड़ा लिखा करो, हाँ, मतलब बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा, जब कभी ऐसे लगे कि हाँ। ओके, अब क्वेश्चन सबका लिख के हो गया ना, क्वेश्चन सब जन सॉल्व करने के कंडीशन में अभी। ओके, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ ए फर्स्ट शेल, बी एल शेल, सी n is equal to 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सारे के सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के लिए है, और नंबर ऑफ शेल्स दिखाने के लिए अलग अलग मेथड्स है। डायरेक्ट फर्स्ट शेल बोल सकते हैं, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, एल पता है ना भाई, K1 L2 वैसा वाला एल शेल, या फिर डायरेक्ट n is equal to 3, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सॉल्व करके दिखावे तुम लोग करोगे, ये सॉल्व करके चाहिए, सिर्फ एक बार एल शेल का देख ही लो। देखो भाई, रेडियस इन एल शेल मतलब रेडियस इन सेकंड ऑर्बिट विच इज 0.529 इनटू n²। n² यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.529 इंटू 4, बाद में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को। ये आ गया था तुम लोगों को पक्का? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ Li2+, Li2+, ठीक है, लिथियम 2+। अब देखो बे, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगी। हाँ, अब देखो क्वेश्चन सिर्फ 4 एलिमेंट के ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, ठीक है।
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक है। मैक्सिमम वो बोरॉन 4+ तक जा सकता है जिसका एटॉमिक नंबर आएगा 5, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ज्यादा करके बेरिलियम 3+ पे जाके खत्म हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन कभी आता है नहीं। कोई ये बताना चाहेगा, वहां पे बातें मत करो, समझ लो भाई, मतलब बाद में मिस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, कोई ये बताना चाहेगा ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हाइड्रोजन He+, Li2+, Be3+, B4+, ऐसा? हाँ, एटम एटॉमिक नंबर तो नीचे, इलेक्ट्रॉन्स इनमें सब में सेम है, इन सब में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो भाई। हीलियम में वैसे तो रहते 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज है, मतलब 1 निकाल दिया, कितने बचे? 1 बचा। लिथियम में रहते 3 इलेक्ट्रॉन, +2 है, मतलब 2 निकाल दिए, 3 में से 2 निकाले, 1 ही बचा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, +3 मतलब 3 निकाल दिए, 1 ही बचा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? बट नहीं, वो उल्टा बढ़ता है, बट वो ठीक है। अब ऐसा इसका रीजन ये है, लास्ट हम लोगों ने जो 4th या 5th पोस्टुलेट लिखा है उसमें चेक करो जरा, हम लोगों ने Q1 एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, दिख रहा है? लास्ट जो पोस्टुलेट लिख के दिया है उसमें Q1 = 1e ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है? बोर्स ने अपनी जो डेरिवेशन की वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन के लिए की? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों बे? 2 इलेक्ट्रॉन जब रहता है ना तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो करता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करते थे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स रहता है क्या? नहीं। और एक देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ना कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया है, बट 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन में और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, कौन सा वाला? रिपल्शन वाला। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उतने कैलकुलेशन हम लोगों को बोर्स ने करके दिए है क्या? तो बोर्स थियरी इज एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो मेजरली इन 4 एलिमेंट्स के ऊपर ही आता है, ठीक है। ओके, चलो इसका आंसर आ गया 0.529 into 3, पक्का? ओके। हाँ, अब यहाँ पे एक छोटी सी नोट, बोर्स रेडियस, ऑल्सो कॉल्ड एज A0, ये बोर्स रेडियस को बोला जाता है, विच इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, समझा? तो एग्जाम में कभी कभार देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बोर्स रेडियस, हाँ बोर्स की रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इनटू n स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे? 3 का स्क्वायर अपॉन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो कभी कभार इसी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में 3A0 ऐसा दिया रहता है, वेयर A0 इज व्हाट? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये समझे क्या ना? ये 0.529 जो है इसको A0 बोला जाता है। तो एग्जाम में कभी कभार एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया रहता, 3A0 ऐसे लिख के दिया रहेगा, ठीक है। और वो मेंशन करके रखते हैं कि बोर्स रेडियस A0 इज इक्वल टू दिस मच, ये दिया हुआ रहता है, ठीक है, समझा? इसको A0 के बदले R0 भी दे देंगे तो 3R0, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ fourth shell of hydrogen to second shell of B3+, ठीक है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ठीक है। अब ऐसा जब कभी रेशियो का क्वेश्चन आए ना तो तुम लोग ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट कभी नहीं करोगे, डायरेक्ट रेडियस लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हाँ करेक्ट। तो डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला पुट करोगे, ये तुम लोगों को ट्राई करना है या फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो इसको डायरेक्ट कैसे करता है। तो क्या बोला है? रेडियस ऑफ फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन टू रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ B3+, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, ठीक है। 0.529 या फिर A0 इनटू
एन स्क्वायर, इसका एन क्या दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन जेड विच इज 1 अपॉन 0.529 इंटू एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जेड। ये मैंने बिना फॉर्मूला पुट किया डायरेक्ट वैल्यूज पुट किए, समझ में आ रहा है। एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, डायरेक्ट रेशियो ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया 4, ऊपर है 4 स्क्वायर, सॉरी 4 क्या, नीचे 4 4 कैंसिल आउट हो गया, माय बैड। हाँ ये कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया। आंसर सिर्फ क्या बचा 4 स्क्वायर इज 16, समझा। ये 2 स्क्वायर है, वो मेरा 2 बहुत घटिया आ गया वहां पे, ये दिख रहा है, ये समझा। तो रेशियो का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग एकदम आराम से सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, ठीक है, पक्का, ओके। यही एक सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा ही, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और कुछ नहीं, एक एक, ठीक है। ऐसा ही मतलब रेशियो का ही क्वेश्चन और एक फॉर्मेट में आता है। इफ रेडियस ऑफ second shell of hydrogen is x, then radius of third shell of थर्ड लेना चाहिए क्या, ठीक है, third shell of Li2 plus is dash, third shell of Li2 plus is dash, ठीक है, dash times x, वैसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आंसर इसका फ्रैक्शन में आने के चांसेस है, मुझे एक इंटीजर नंबर चाहिए था बट उतना मैं मतलब सोच नहीं पाया फटाफट, तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो लेके सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। देखो मैं समझे यहाँ पे, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम है, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे क्या बोल दिया, वो एक्स बोल दिया, रेशियो ने डायरेक्ट पूछा है, वो एक्स टाइम्स ऑफ रेशियो ऐसा पूछा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन विच इज गिवन एज एक्स एंड रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन z विच इज 1 अपॉन 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, एक 3 बचा, तो यहाँ पे ये 0.529 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है 4/3। तो x देखो रेडियस ऑफ लिथियम पूछा है ना, इसको मैं डायरेक्ट x लिख दूं क्या, मतलब दिस इज नथिंग बट x, ठीक है, x अपॉन रेडियस ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 4/3। तो रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस मतलब थर्ड शेल, ठीक है, इज इक्वल टू ये 4/3 था, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3x/4। ये समझ में आ रहा है क्या, रेडियस ऑफ लिथियम इस तरफ लेके गया एंड 3 और 4 फास्ट नहीं हुआ ना, कुछ लोगों का आंसर आया नहीं था, वापस एक बार एक स्टेप में फिर भी दिखा देता हूँ, देखो मैं, तो x रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज 4 अपॉन 3, फिर रेडियस ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 3/4, गेटिंग इट, पक्का, ओके। लिखो पूरा कि समझ में आ गया सबको, ओके, नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी इन nth शेल, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे सेकेंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, ठीक है। चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं वापस एक बार बता रहा हूँ सिर्फ कहाँ से आया था, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन नंबर 3 बना के रखी है, बट स्टिल mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, फिर हम लोगों ने इसको वेलोसिटी के लिए रीअरेंज किया था nh/2π mr, समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन 3 थी, बट इसमें भी एक अननोन था, देखो भाई अपनी वेलोसिटी पहले से अननोन है और इसमें और एक दूसरा अननोन था रेडियस, बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब n ठीक है, n थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट h 2 पाई m ये सब कांस्टेंट है, बट रेडियस ये चेंज होती है। रेडियस हम लोगों को पहले पता थी क्या,
अब पता है क्या, इक्वेशन नंबर कौन सी यूज करेंगे, 4, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन 3, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या थी वो भी मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। रेडियस इन nth शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, समझा। ये इक्वेशन नंबर 4 थी। तो ये इक्वेशन में यहाँ पे अभी पुट करने वाला हूँ, फास्ट नहीं हो रहा है ना पे, ओके। अब तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m r, where r is n square h square upon 4 pi square m k z e square. Followed. क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बताओ जरा। ओके, एन एन कैंसिल आउट हो रहा है, एच एच कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ एम एम भी कैंसिल आउट हो रहा है, पाई और पाई स्क्वायर का एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, समझे। अब ये डिवीजन के डिवीजन में है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट बिकम्स, बताओ चलो, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, उतना ही बचा है, समझे। अब वापस ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है अपने को। व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ओके, तो कॉन्स्टेंट्स इन दिस इक्वेशन कौन से है, ओके 2 है, पाई है, के है, ओके। एटॉमिक नंबर जेड, जेड कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं है, ई, ओके, एन, एन भी नहीं है, बट एच, ओके। इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करने के बाद एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, छोटा सा, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ वेरिएबल क्या क्या बचे, z बाय n, समझ में आ रहा है। यूनिट रहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना ये उस टाइम के कैलकुलेशन है जब MKS एंड ऑल वो सब हम लोगों ने फिक्स नहीं करके रखा था। तो ये तभी कैलकुलेशन जो लोगों ने किए थे वो सेंटीमीटर्स में किए थे, ठीक है, और कुछ नहीं। हम लोग भी सेंटीमीटर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ electron orbiting in second shell of Be3+। चलो लिखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकंड शेल ऑफ बी। एंड एग्जाम में देख लेना, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर्स में आंसर निकाल रहे हैं। एग्जाम में अगर गलती से मीटर्स पूछ लिया तो फाइनल आंसर 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। उतना से प्रिकॉशन लेना, ज्यादा करके सेंटीमीटर्स में ही आता है, बट स्टिल। आगे इसका आंसर 4.36, बस हो गया, वो पंखे के साथ खेलना तुम लोगों का अभी। हाँ, आगे आंसर 4.36 इंटू 10⁸। तुम लोगों का आया क्या भाई, हो गया, आओ क्या देखने वहां पे। हाँ ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़े। इसमें ही सेम रेशियो के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशियो का क्वेश्चन वापस लेने की जरूरत है, पक्का ना। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं फिर, मतलब जो जनरली फिजिक्स में आता है, ठीक है, वैसा कुछ। इसके फॉर्मूलाज एंड ऑल भी फिजिक्स में यूज होते हैं। ये केमिस्ट्री में भी आएगा नहीं, बट तुम लोग अगर कोई अच्छी बुक यूज करोगे तो उसमें तुम लोगों को दिख जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सबको ग्रास्प हो रहा है ना, तो मतलब ऐसे फालतू क्वेश्चन का मतलब आगे थोड़ा सा और बढ़ के, पक्का। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। इसे ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड done by an electron orbiting in
क्या ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल लेते क्वेश्चन। फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर तक ले जाना है अपने को, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नंबर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में नहीं है ये पार्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में रहता तो एक टाइम पे बता भी देता, बट है ही नहीं। ओके, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये कि तुम लोग ट्राई करना, एक्सप्लेन करूँ? हाँ कर रहा है ट्राई, ये डिफिकल्ट, ओके करो, चलो एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ध्यान देंगे। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ पे देखेंगे, जिन लोगों को समझ में आ गया वो भी यहाँ पे देखेंगे। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तुम लोगों ने ऐसे मौत का कुआं देखा, मौत का कुआं, ठीक है। अरे वो ऐसे जिसमें ऐसे बाइक रहती है, ऐसे गोल 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 घूमते रहती है, ठीक है। अरे वो अभी बीच में एक सॉन्ग भी आया था ना जिसमें वो गाड़ी मारुति 800 ऐसे घूम रही थी, वो हनुमान का, हनुमान नहीं हनुमान समथिंग कुछ तो ऐसे अजीब सा, हाँ वही वही वैसा, वो उसे मौत का कुआं बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। देखो ध्यान दो, लेट अस से कि ये यहाँ पे ये जो अपना सरकमफरेंस है वो पूरा का पूरा सर्कल का सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस बोल रहा हुआ 10 मीटर्स, कितना है? बातें बंद, यहाँ पे बातें बंद, मुंह पे हाथ रख के तो बिल्कुल नहीं बात करने का, ऐसे उधर आके ऐसे चमाट दूंगा, इधर देखो। अब एंड लेट अस से कि हमारी ये जो बाइक है वो 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रही है। सिंपल नंबर ले रहा हूं ताकि तुम लोगों को फटाक से समझ में आ जाए। मतलब ये 1 सेकंड में कितने मीटर भागेगी? 100। एंड ये सरकमफरेंस कितना है इसका? 10 है। मतलब 100 मीटर जब ये गोल 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 घूमेगी तो कितने राउंड मारेगी? 10 राउंड मारेगी। समझ में आ रहा है? 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझा? रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना? 100 मीटर की वेलोसिटी थी, अपॉन हम लोगों ने उसको 10 से डिवाइड किया सरकमफरेंस। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रोटेशनल मोशन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है वेलोसिटी अपॉन सरकमफरेंस। गेटिंग इट? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन सरकमफरेंस विच इज 2 पाई r। गेटिंग इट? फिर बाद में वेलोसिटी, ध्यान दो, अभी भी यूनिट कन्वर्जेंस किसी को आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है 2.18 इंटू 10⁶। अब मीटर्स में लेना पड़ेगा ना पे, सारे यूनिट्स वहां पे नीचे भी मीटर्स में लूंगा वैसा। ठीक है, तो चलेगा 10⁶ डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर्स को मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, इतना आते हैं सबको। इनटू फर्स्ट शेल मतलब z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए अपॉन 1, मतलब वो तो उतना ही रहने वाला है, अपॉन 0.529 इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब कितना होगा फर्स्ट शेल का? 1 का स्क्वायर अपॉन z विच इज 1। ये भी देखो, ये ऊपर मैंने क्या लिया? मीटर पर सेकेंड। नीचे तुम लोग अगर एंगस्ट्रॉम लिखोगे, और बहुत सारे लोग यूनिट्स लिख के ऐसे कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है ना भी डायरेक्ट तुम लोगों को आंखों से कि गलत यूनिट्स है, तो ऐसा तो मत करो एटलीस्ट, बट यूनिट्स लिखने की आदत अच्छी रहती है। हाँ, तो इनटू, अब मीटर्स में इसको एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, सबको पता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर, समझे? ये कट, ये कट, मीटर मीटर कट, यूनिट क्या बचा? पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड, हर्ट्ज फॉलोड। एंड फिर बाद में आंसर जो भी आएगा 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा, एंड बाद में इसको 1/2 ले लो, जो भी, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर 4 के अराउंड आने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओह हाँ, थैंक यू। हाँ, तो इंटू 2 पाई, मैं 2 पाई भूल गया, क्या हो गया? हाँ, 2 इंटू 22/7। चलो ठीक है, फिर बाद में फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा। ये मैंने क्या बोला समझा? पक्का? ठीक है, ओके। उसी बदले चलो जरा अभी यहाँ पे वापस एक बार देखो, और एक चीज रहती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अगेन ये सब केमिस्ट्री में पूछा नहीं जाता, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, बट तुम लोग अगर अच्छे बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एन अवस्थी जो मैंने बताई है,
उसमें ये क्वेश्चंस मिलते हैं, तो अगर किसी ने गलती से सॉल्व कर लिया तो उनको ये क्वेश्चंस जमे, इसलिए पढ़ा के रख रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी अपॉन सर्कम्फरेंस, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है टाइम पीरियड। क्या आता है, कोई तो कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं जब मैं मतलब ऐसे मुड़ रहा हूँ, ठीक है, तो बातें बंद करो, कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो। ओके, टाइम पीरियड टी। देखो भाई यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन सिंगल रिवॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? एक सिंगल रिवॉल्यूशन, देखो भाई 100 मीटर से भाग रहा है, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना सेकंड का टाइम लगेगा? करेक्ट, ठीक है, 10/100 या फिर 0.1। ये इतना समझ में आता है। एक सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन मार रहा था, पता है ना? एक सेकंड में 10 मार रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? फॉलोड, पक्का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 10/100 ना, 10/100 0.1, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है सर्कमफरेंस विच इज 2πr अपॉन v, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अब बहुत सी बार मतलब मैं ना एग्जाम्स में भी टाइम पीरियड का डायरेक्ट तुम लोगों को फॉर्मूला पूछा रहेगा। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, अपने ओरिजिनल जो इक्वेशन आई है वो सारी पुट करके फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए 2π वेलोसिटी का फॉर्मूला 2π mkz, गलत कुछ रहेगा, m नहीं है मेरे ख्याल से ना, देखो बे m नहीं है ना, kz, 2π kz e² अपॉन nh। गलत रहेगा तो बता दो अभी बाद में, मतलब एंड में मत बताओ, सही है? ओके, अच्छा ऊपर रेडियस है और, अरे हाँ थैंक यू, गलत था, इनटू n² h² अपॉन 4π m² z², ठीक है, 4π² mkze² अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2π kze² अपॉन nh बराबर। ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर वाला फॉर्मूला भी, मतलब ये तो मेंस में भी पूछ सकते हैं तुम लोगों से एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब इसमें कैंसिलेशन कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं। हो रहा है ना, ये 2 1 जा 2 2 जा, पाई और π² भी कट हो गया, ठीक है। फिर बाद में और कुछ कट नहीं हो रहा है, और कुछ कट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। ओके देखो भाई, ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, मैं चाहिए तो और एक ऐसे फ्लिप करके आराम से बताता हूँ। ये पूरा फ्लिप हो जाएगा तो ये बनेगा n² h² अपॉन 2π mkze² इनटू, ये पूरा ऐसे नीचे से फ्लिप हो जाएगा nh अपॉन 2π kze², ठीक है, which becomes n³ h³ अपॉन 4π² mk² z² e⁴। समझा? ये ऐसे वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये वहाँ पे साइड में लिख देना। जनरली पूछा नहीं जाता केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आता है, ठीक है, वैसा हम लोग फिजिक्स में सेम टू सेम चैप्टर है, बताया ना मैंने, वैसा, ठीक है। तो ये फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा सा, तो ठीक है, अभी अपने को गलती से क्वेश्चन दिख गया तो सॉल्व करने आना चाहिए। आगे बढ़े। एंड बहुत सी बार ऐसा भी पूछा जाता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ दिख रहा है, n³ h³ नहीं, वो तो मतलब कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी में कभी कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं, प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए कांस्टेंट रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z², समझा? टाइम पीरियड का एग्जैक्ट उल्टा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का है, समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। जब क्वेश्चन आएंगे खुद से एक बार ट्राई करना, मैं इसको भी और ज़रा खींच रहा नहीं हूँ, ठीक है। ओके चलो, एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में लास्ट टॉपिक, एनर्जी इन nth शेल। एनर्जी इन nth शेल। ध्यान दो भाई, हम लोग दो टाइप की एनर्जीज काउंट करते हैं जनरली, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी, एंड इन दोनों के एडिशन को हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अब वापस
एक बार थोड़ा याद दिला देता हूँ। हम लोग ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक ऐसे प्रोटॉन है, इसके बाजू में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन। बोर्स थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, भूलना मत, ठीक है? ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन की हम लोगों को टोटल एनर्जी निकालनी है। गेटिंग इट? टोटल एनर्जी में एक एनर्जी कौन सी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? गलत। ओके, मैं याद दिलाता हूं। K Q1 Q2 R स्क्वायर नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपन R स्क्वायर था एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ R था। सेकंड लेक्चर में आई गेस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में लिख के दिया था, पॉइंट नंबर 4 या पॉइंट नंबर 3, ठीक है? ओके, तो ये यूज कर रहे हैं, ठीक है? वेयर वैल्यू ऑफ Q1, चलो Q1 इज 1E बराबर, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? हाँ, यहाँ पे कितने प्रोटॉन थे अपने को पता है क्या? नहीं, एक प्रोटॉन रहेगा तो 1E, दो रहेंगे तो 2E, चार रहेंगे तो 4E, और Z रहते तो इसलिए ZE, ठीक है? अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मैं जब पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स K -1E, मैं बता रहा हूं, रुको, इंटू ZE अपॉन R, विच इज इक्वल टू K माइनस K ZE square upon R. This is the final formula for potential energy. अब ध्यान दो बे, यहाँ पे मैं -1E यूज कर रहा हूँ। ये -1E कहाँ से आया? ये -1E इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से आया, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों को प्लस माइनस साइंस मेंशन करनी रहती है कि पोटेंशियल ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है या रिपल्सिव पोटेंशियल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर अट्रैक्शन का पोटेंशियल रहेगा तो वैल्यू माइनस में रहती है, रिपल्शन का रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। पॉजिटिव में कैसे आएगी? लाइक चार्जेस रिपेल्स, लाइक रहेगा दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, दोनों माइनस रहेंगे माइनस नंबर इंटू माइनस नंबर भी प्लस, समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव रहती है तो उसको क्या बोलने का? अट्रैक्टिव पोटेंशियल। पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सिव पोटेंशियल, समझ में आ रहा है? तो ये नेगेटिव साइन अपने को क्या बताती है? यहाँ पे चाहिए तो बाजू में लिख देना, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो, तो अभी मेरे पास दोनों वैल्यूज है, एक काइनेटिक एनर्जी की है और एक पोटेंशियल एनर्जी की है। गेटिंग इट? इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मिलेगा। बट अभी देखो ना, हाफ mv स्क्वायर एंड प्लस माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R, ये दोनों को ऐड करने जैसा कुछ भी इनमें कॉमन है क्या? मैं लिख देता हूँ, ये चीज तो थोड़ा लिखना मत, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। इन दोनों में कुछ भी ऐड करने जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना, देख हम लोग बाद में से ये के जेड स्क्वायर बार बार यूज कर रहे हैं। हाफ mv स्क्वायर ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट हो गया थोड़ा बहुत, ये हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो इस हाफ mv स्क्वायर को मुझे इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है? तो कैसे करूँ? यहाँ पे ध्यान दो बे, आपस में बातें मत करो जरा प्लीज। अब बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2, चलो लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशन 2। क्या फॉर्मूला था? के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है क्या यहाँ पे mv स्क्वायर बाय आर? क्या करूंगा? सिर्फ इस r को इधर लाऊंगा, ठीक है? तो r को इधर, या फिर डायरेक्ट r को कैंसिल कर दूं। देखो ये r और ये r ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है। तो mv स्क्वायर बाय आर, सॉरी mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर। बट मुझे mv स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाफ mv स्क्वायर चाहिए। तो हाफ mv स्क्वायर के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, ठीक है? तो हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर
रख दो, छोड़ू, पैर रखो जरा आगे से, आगे, हाँ, थैंक यू। अब विच इज इक्वल टू हाफ mv², गेटिंग इट? ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kz² बाय r, ठीक है। ये हो गया हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे इधर पुट कर दूं इसको, चलो। तो फाइनली टोटल एनर्जी, हाँ इधर एक बार इधर लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kz² बाय r, ठीक है। एंड फिर टोटल एनर्जी बिकम्स हाफ kze² बाय r माइनस kze² बाय r। समझ में आ रहा है? इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? kze² बाय r निकलेगा। एंड फिर बाद में बाहर क्या रह जाएगा? हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। समझ में आ रहा है सबको? हाफ माइनस 1 है, माइनस 1 बड़ा नंबर है, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ डायरेक्ट लिख दो। ओके, तो टोटल एनर्जी बिकम्स माइनस हाफ kze² बाय r। फॉलोड। टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में आंसर प्लस में है या माइनस में है? माइनस में है, ओके। तो ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है या रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है? एंड वो रहना भी चाहिए। ये देख भाई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लस में लिखी दिख रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से चीजें भाग रही है ना, भागते भागते वो दूर जा सकता है। गेटिंग इट? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर उड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्या? तो लोगों ने वैसे मतलब कभी ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे जिसमें वैसे हॉट व्हील्स को बहुत गुल ऐसे घुमाते हैं, देखा ऐसे? हॉट व्हील्स मतलब इलेक्ट्रिकल ऐसे देखा, ऐसे उड़ जाता है वो, ट्रैक के बाहर निकल जाता है। वो देखा भी है क्या? मतलब ऐसे देखा होगा तो पता होगा। या फिर किसी एक छोटे से ऐसे पेबल को ऐसे बहुत जोर से गोल गोल घुमाता है और वैसे ऑर्बिट से बाहर उड़ जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है ना बे, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा रहती तो वो ऑर्बिट के बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? बट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्या? कौन सी एनर्जी ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में आती है। नेगेटिव की वैल्यू है मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये सब थियरी में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। और एक छोटी सी चीज पूछी जाती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो बताओ, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आई? अभी तक ये खत्म नहीं हुआ डेरिवेशन बाय द वे, ये जस्ट इधर तक रुक गए हम लोग थोड़ा। माइनस हाफ kze² बाय r इज टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस kz² बाय r। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ kz² बाय r। क्या कैंसिल आउट होगा? यहां से सब कुछ कैंसिल आउट होगा। समझे? तो रेशियो क्या आ रहा है? माइनस हाफ इज टू माइनस 1 इज टू हाफ। रेशियो कभी ऐसे फ्रैक्शन में रहता है क्या? मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन मतलब होल रेशियो बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? -1 इज टू -2 इज टू, ध्यान दो, हमेशा वो ऐसे करते हैं, हमेशा तो बहुत सी बार, कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ पे किसके लिए इक्वेशन सारे डिराइव कर रहे हैं? टोटल एनर्जी। लेट अस से टोटल एनर्जी तुम लोगों की आई -4 और एग्जामिनर ने तुम लोगों को पूछ लिया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करोगे? नहीं वैसे थोड़ी ना, सिंपल है। देखो, टोटल एनर्जी अगर -1 है तो पोटेंशियल एनर्जी -2 है। तो टोटल एनर्जी अगर -4 आई तो तुम्हारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी डबल। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर -4 आई तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी 4 + 4, क्योंकि ये -1 है तो ये +1 है। फॉलोड? मैं बाद में क्वेश्चन करा दूंगा अगर नहीं समझा होगा, बट रुको अभी ये लास्ट। टोटल एनर्जी में एक वेरिएबल टर्म है मेरे पास। देखो भाई,
हाफ ये वेरिएबल है क्या? नहीं। के वेरिएबल है क्या? नहीं। जेड तो एक सिंपल सा नंबर है, वो ठीक है। ई कांस्टेंट है। रेडियस कांस्टेंट है क्या? तो रेडियस के लिए अपने को फॉर्मूला एक पहले से पता है, वो अभी यहाँ पे पुट करेंगे। तो रेडियस का पुटिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 इन लेट अस कॉल इट इक्वेशन 5 इक्वेशन हुई नहीं है भाई, इन 5, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला बनता है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कैंसिल आउट सिर्फ एक ही चीज हो रही है, 2 और 4, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर बाद में डिवीजन वाली सारी चीज ऊपर चली जाएगी। चलो भाई लास्ट वो जो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी, जिसे ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन nth शेल, क्या बनेगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर बराबर एम, ये के ऊपर गया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन रहा है? के स्क्वायर जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में हम लोग यूज करेंगे क्या करने का? कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। टेल मी हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर। चलो एक एक करके कांस्टेंट्स बताओ। पहला 2 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जेड है क्या? ई है क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, समझ में आ रहा है कुछ? ओके तो ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला बचता है। एनर्जी इन nth शेल बिकम्स माइनस 13.6 इंटू वेरिएबल क्या क्या बचे? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन की काउंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम रहती है एंड एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। आगे बढ़ने से पहले ब्रेक चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 9:20, 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। हाँ ये सारा फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट में miलेंगे। किसी को डाउट रहेगा तुम लोग बाहर आ सकते हो डाउट्स पूछने, क्वेश्चन करेंगे। फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट शेल, टाइम पे आने का, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इनके जो भी आंसर्स आएंगे ना वो तुम लोगों को रट के रखना है। फिजिक्स में भी काम आते हैं, केमिस्ट्री में भी काम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। यूज कैसे होता है वो बताऊंगा। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे आंसर्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, मिस्टेक मत करना। ओके तो फॉर फर्स्ट शेल एनर्जी इन nth शेल इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो भाई, हाइड्रोजन के साथ वाली ये सारी वैल्यूज अपन लोगों को याद ही रखनी है, ठीक है। क्यों वो थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले वाले का आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, आंसर आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाले में एनर्जी इन सेकेंड शेल इज माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर सेकेंड शेल, ठीक है। जिसका आंसर तुम लोगों को आया रहेगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मुझे डायरेक्ट आंसर्स पता है, तुम लोगों को भी ऐसे ही डायरेक्ट याद रखने हैं। सी एनर्जी इन थर्ड शेल इज माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 9, 13.6 अपॉन 9 becomes minus 1.51 electron volt, and D energy in fourth shell minus 13.6
इंटू 1 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज, ऑल 4 वैल्यूज। ठीक है, ये याद ही रखनी है। ठीक है, देखो भैया ये याद रखने का रीजन, फॉर्मूला का इतना पार्ट जो है ना उतना ही सॉल्व हो रहा है, दिख रहा है क्या? बाकी ऊपर तो 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर का कुछ हम लोग यूज कर भी रहे हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बन जाती है। ट्रिक इज energy in nth orbit is energy in nth orbit for hydrogen into z square। फॉलो कर पा रहे हो क्या? देखो ना, और ये आगे ये इतने सिंपल फॉर्मूला के लिए नहीं, और आगे हम लोग इस फॉर्मूला को एक्सचेंज करते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे, सब में ये यूज होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? मैंने इतना पार्ट पहले से सॉल्व कर लिया, सिर्फ z स्क्वायर जो है वो अभी मुझे पुट करते जाना पड़ेगा, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, ओके। ये इधर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आगे जाके मतलब बट बहुत यूज़ होगा। ठीक है, फाइंड एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल ऑफ Li2+। करो, एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल ऑफ Li2+। ठीक है, energy in nth orbit is equal to energy of hydrogen in nth orbit into z square। energy of hydrogen in second shell बनता है -3.4 into z square। लिथियम का z रहता है 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ रहा है? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 3 तो 27, 27 प्लस 3 30, -30.6 यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? ठीक है, ओके। बट कुछ जगहों पे तुम लोगों को ऐसे ट्रिक हमेशा काम करने मतलब यूज करना पड़े, ऐसे कंपलसरी नहीं है। कुछ जगह पे तुम लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ He+ if energy of electron orbiting in sixth shell of hydrogen is E। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे सिक्स्थ क्या मतलब, मैं सेकंड शेल भी बोल दूँ या फिर थर्ड भी बोल दूँ तो भी तुम लोगों को प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? रेशो लेंगे। याद है वो लिथियम का x, हाइड्रोजन x है अगर, और लिथियम की कितनी रहेगी, वैसा वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट रेशो लो एंड फिर सॉल्व करो। देखो ओ हियर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन व्हाट वी वर डूइंग, यहाँ पे 13.6 अपॉन n स्क्वायर, इतना ही हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, क्योंकि z स्क्वायर इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग। हाँ, तो वी हैव कैलकुलेटेड -13.6 अपॉन n स्क्वायर वैल्यू विच इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। Energy in n shell is this part, energy of hydrogen, energy of hydrogen into z square। वैसा समझे? पक्का? ओके, ये फास्ट नहीं हो रहा है ना बे? आगे आंसर ये भी फ्रैक्शन में आएगा। मैं मतलब एग्जाम में इंटीजर्स आते हैं बे प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन मतलब मैं ज़्यादा सोचना नहीं हो, आया ना फ्रैक्शन में प्रॉपर ही आंसर आया। अरे देखो फिर, energy of hydrogen in third shell, नहीं in sixth shell, okay, energy of hydrogen in sixth shell and energy of He+ in third shell बराबर, okay, is equal to -13.6 into z square which is 1 का स्क्वायर अपॉन सिक्स्थ का शेयर मतलब 36। ठीक है, अपॉन -13.6 into z square which is 2 का स्क्वायर which is 4 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, तो ये तो कट हो गया। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी देकर रखी है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी देकर रखी है? E। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ He+ हम लोगों को पूछा हुआ है।
ठीक है, विच इज नथिंग बट 9/4 इंटू 4 नहीं 36, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या किया, इसको फ्लिप मार दिया तो 9 1 जा 9, 4 जा 4 इंटू 4 16, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज E/16 बराबर एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस सॉरी इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 16 टाइम्स E, ओके ठीक है, गेटिंग एट 16 टाइम्स E। तो ये प्रॉपर आंसर आ गया 16, ये तुम लोगों को वहाँ पे इंटीजर टाइप में टाइप करके आना पड़ सकता है, गेटिंग एट। आगे बढ़े नेक्स्ट, अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स भी स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी, हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी, हेडिंग लिखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी लिखो। अब ध्यान दो, एक्साइटेशन मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये हमारे ऑर्बिट्स, ये आप क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट कौन सा रहता है, इन्फिनिटी। कौन सा रहता है लास्ट, इन्फिनिटी, ठीक है। ऑर्बिट्स 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब n इज इक्वल टू 1 को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलने का, ग्राउंड स्टेट। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी, अब उस एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, एंड बाय एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी इट कैन गो टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझ में, मतलब आगे के शेल में जा सकते हैं, ठीक है। देखो इनकी एनर्जी याद है, एनर्जी से लिख देता हूं, ध्यान दो, माइनस 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 एंड माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है। विच ऑर्बिट हैज हाईएस्ट एनर्जी, 1 2 3 4, एक डिसाइड करो पहले सब जन। हाँ हाँ वो नहीं 1 2 3 4 में, मतलब आंसर करेक्ट तुम्हारा, बट 1 2 3 4 में पूछ रहा हूँ। हाँ 4th दिख रहा है, पक्का, ओके। याद रखना नेगेटिव में जो भी नंबर छोड़ा रहता है वो ज्यादा बड़ा रहता है, पता है ना, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किसमें है, 4th में है, तो 1 से 2 में जाना होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, 2 से 3 में जाना होगा तो भी एनर्जी बढ़ेगी, 3 से 4 में जाना होगा तो भी एनर्जी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज अब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन गो इन नेक्स्ट शेल, समझ में आ रहा है, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इन नेक्स्ट शेल इज कॉल्ड एज, समझ पा रहे हो, ओके। तो देखो भाई अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जा रहा है तो इसे बोलते हैं FEE, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, समझ में आ रहा है। एंड n इज इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये समझ में आ रहा है, कितनी एनर्जी लगेगी भाई बताओ जरा, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, चलो बाद में कैलकुलेट करते, ठीक है। जो लोग आंसर 10.2 बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं। अब उसी बदले अगर बहुत एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली सो देन इट कैन गो फ्रॉम फर्स्ट शेल टू थर्ड शेल, इसे बोलेंगे SEE, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, समझ में आ रहा है। एंड n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल को क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। वापस एक बार देखो भाई, n इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, तो 2 को बोलने का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 को बोलने का सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलने का थर्ड एक्साइटेड स्टेट, समझ में आ रहा है। वो ऐसे पूछ सकते हैं भाई, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो, पक्का, ओके। अब ये कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देखो, ध्यान दो। तो मेरे पास कोई भी दो एनर्जी लेवल्स है, एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकाले, मेरे पास कोई दो एनर्जी लेवल्स है, लेट अस कॉल देम N1 एंड N2, N1 एंड N2, ठीक है। N1 N2 फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ऐसा है क्या, नहीं, N1 इज माय लोअर शेल, लोअर ऑर्बिट, समझ में आ रहा है, छोटा ऑर्बिट, इट कैन बी 1 2 ऐसे, मतलब छोटे वाले नंबर्स, ठीक है।
N2 इज माई हायर ऑर्बिट, मतलब ये हमारा जो N2 है वो N1 से बड़ा रहने वाला है, N1 के ऊपर रहने वाले, फॉलोड, ठीक है। लेट अस से कि एनर्जी ऑफ N1 इज E1 एंड एनर्जी ऑफ N2 इज E2, समझ में आ रहा है? विच वन इज हायर, E1 या E2? E2 इज हायर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। फॉलो कर पा रहे हैं सब जन? अब मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे नीचे के शेल में, समझ में आ रहा है? इसको मैंने कुछ एनर्जी दी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यस। मैंने इसको कुछ एक ऐसे फोटोन की एनर्जी दी, समझ पा रहे हो? उस फोटोन की एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अभी ये क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा एंड इट वेंट इनटू हायर शेल, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ऊपर चला गया। तो अब मुझे काउंट करना है कि भाई इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। कैसे काउंट करूंगा? डिफरेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। अब डिफरेंस जब कभी निकालते हैं, डेल्टा ई जब निकालूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? पक्का? तो बताओ भाई, फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 10.2 दिख रहा है क्या सबको? E2 माइनस E1 दिख रहा है, ठीक है ना? माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6, तो 3.4 मतलब ये क्या, माइनस 3.4 प्लस 13.6, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा 10.6 आंसर आएगा। एनी डाउट? पक्का? ठीक है, एक छोटी सी नोट याद रखना, एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा ई जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, मतलब तुम लोग हमेशा इसको पॉजिटिव में आंसर निकालोगे, ठीक है? तो डेल्टा ई इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा तुम लोगों का आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब हमेशा हायर माइनस लोअर ही करना है, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस क्या आता है, अंतर क्या आता है? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, रिलीज की। अब आप कंप्लीट कर लो, बाद में लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दूंगा इसमें, ये देख लो। जब ये नीचे से ऊपर गया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, रिलीज की, एब्जॉर्ब की, इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम अ फोटोन, समझ में आ रहा है? तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, समझे? उसी बदले यही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, इट विल रिलीज सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और लाइट, समझ में आ रहा है? ध्यान दो बेजरा, एक कंसेप्ट बताना है। ऐसे एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज। अब ये हमेशा फोटोन के फॉर्म में रिलीज करे से कंपल्सरी नहीं, इट कैन आल्सो रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट या फिर और बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म रहते हैं, ठीक है? ओके, तुम लोगों ने कभी ऐसे नमक ऐसे इसके ऊपर क्या बोलते हैं, अपने गैस के ऊपर डाले? तो आज घर पे जाके करना। हाँ, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे टाइम पास नहीं किया कभी ऐसे? हाँ, नहीं, कुछ पटता नहीं है, कोई पागल है, ऐसे कुछ बताऊंगा क्या? नहीं, हाँ, नहीं, घर क्यों उड़ाने तुझे बे? ऐसा कौन सा आतंकवादी रहता है जो अपने देश में फटता है? ऐसे नहीं करने का, उधर जा, क्या दोस्त के घर में, ठीक है? हाँ बे, सुनो बे, इसको घर पे मत लेके जाना, बाय द वे। हाँ, सुनो, अगर तुम लोग नमक ऐसे मतलब गैस के ऊपर डालोगे तो गैस की फ्लेम जनरली अपनी कलरलेस या फिर ब्लूइश रहती है, ठीक है? वो येलो बन जाती है, ऑरेंज येलो, यस। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलता है? फ्लेम टेस्ट, बराबर, ठीक है? उसी बदले अगर कैल्शियम डालोगे, मतलब ऐसे अपना चौक डालोगे, उतने अच्छे से होगा नहीं, बट हाँ ब्रिक रेड आता है, ठीक है? मतलब चौक कैसे फेंक देना, थोड़ा सा पाउडर, अक्खा चौक नहीं है, हाँ, ठीक है, एकदम फाइन पाउडर चौक की, तो गैस का कलर ऐसे ही हो जाता है। कॉपर अगर रखोगे, मतलब कॉपर की वायर भी रखोगे, कॉपर की एक वायर लेना, उसको घिसना मस्त पहले, ठीक है? घिसने के बाद फिर बाद में अपने गैस के ऊपर लगाना, तो ग्रीन कलर की फ्लेम आती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब पूरी फ्लेम ग्रीनिश हो जाती है। ये तुम लोगों ने फोटोज में तो देखा ही होगा। यहाँ पे उसका रीजन बता रहा हूँ, वो देखो, वो क्वेश्चन में आता है ये टाइम पास इधर। अब देख, सुन, तो अब तो होता क्या है, देखो, हम लोग जब कभी उनको ऐसे डायरेक्ट ऐसे आग पे डाल देते हैं, ठीक है, मतलब गैस पे डाल देते हैं, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी। मैंने यहाँ पे फोटोन बना के दिया है, बट हमेशा फोटोन ही एनर्जी देगा ऐसे कंपल्सरी है क्या? नहीं, ये फोटोन के बदले वी कैन ऑल्सो यूज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो गया ऊपर, बट ऊपर जाके देखो बे, ऊपर जब कभी इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? समझ में? बढ़ती है।
ये माइनस में बड़ा छोटा नंबर मतलब बड़ा नंबर, भूल गए क्या? याद है ना? ओके तो एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, हायर एनर्जी मींस हायर स्टेबिलिटी या लोअर स्टेबिलिटी? लोअर स्टेबिलिटी, बराबर ना बे? तो ऊपर जाके उसको कुछ मजा नहीं आ रहा है, वो बोलता है कि यार बहुत अनस्टेबल फील हो रहा है, वो वापस क्या करेगा? जब वो नीचे आता है, इनिशियली इट हैज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड नाउ इट इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो तुम लोगों को कलर दिखता है फ्लेम को, जो कि वो लाइट रिलीज कर रहा रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, यहाँ पे वो मतलब लॉ प्रूव हो रहा है ना, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हीट फॉर्म में एब्जॉर्ब किया बट लाइट फॉर्म में रिलीज किया, समझ में आया? ठीक है, चलो ये लिख दो, ये इसमें कोई भी दिक्कत फॉर्मूला एंड ऑल में ये लिख दो, फिर बाद में उसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना है। चलो हाँ, क्योंकि ये हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं, ये रटा हुआ है वो ट्रिक है, वो हम लोगों का भी कुछ कैलकुलेशन भी देखना है। हाँ मतलब दैट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसा बोल सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट, चलो हो गया। अब देखो ध्यान दो, नाउ हाँ हाँ बाकी लिखना अभी भी, जल्दी जल्दी लिखो। चलो अब बातें करना बंद, यहाँ पे देखेंगे सब जन। तो नाउ द प्रॉपर फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हम लोग जो एक्साइटेशन एनर्जी में तुम लोगों को डायरेक्ट पूछ रहा हो और जो तुम लोग मुझे डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, वो सारे के सारे किसके बेस्ड ऑन है? यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रिक मतलब याद करके रखी है वैल्यूज उसके ऊपर। बट अगर एग्जाम में तुम लोगों को वैल्यूज याद ना आए या फिर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कुछ अलग ही पूछ लिया हो, ठीक है, तो फॉर्मूला तो मेन पता रहना ही चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई? अभी तक क्या पढ़ा है? E2 minus E1. And what is the formula for energy in nth orbit? Minus 13.6 into z square upon n square, बराबर। तो E1 की एनर्जी या फिर E2 की, चलो E2 की एनर्जी हो जाती है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन E2 इज फॉर N2, तो अपॉन N2 का स्क्वायर, वेयर N2 इज व्हाट? हायर ऑर्बिट। N2 मतलब n इज इक्वल टू 2 नहीं है, याद रखना, ठीक है। एंड E1 ये क्या बनेगा? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूटिंग दीस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन। सो विल गेट माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ माइनस डायरेक्ट प्लस कर दूं, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। हम लोग जनरली प्लस वैल्यूज पहले लिखता है, तो उसको पहले लिख देता हूं। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर है। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? पहले तो ये माइनस ऑफ माइनस को प्लस किया एंड फिर प्लस वैल्यू हमेशा जनरली पहले लिखी जाती है, इसलिए पहले लिखा। इधर तक फॉलोड। कौन से टर्म कॉमन है यहाँ पे? 13.6, तो फाइनल वैल्यू डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। फॉलोड। लिख दो भाई, फिर बाद में इसके लिए ट्रिक देख लेंगे। एसी किसने बंद किया है? किसने बंद नहीं किया है ना? ए टेम्परेचर कम किया है क्या? रिमोट दिखा, क्या किया है? कुछ किया है क्या उंगली तुम लोगों ने? मैं तो भारी था आपके साथ। अचानक से कूलिंग ऐसे कम क्यों हुई फिर? नहीं यार, फ्लैप वहाँ पे रखा है ना। हाँ किधर किधर पे? अच्छा तो फ्लैप नीचे लेना पड़ेगा, रुको ऐसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसी में एक ट्रिक भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो कि अभी जस्ट ऊपर की थी वैसा। अब
ट्रिक वाइज देखो, ट्रिक अगर मैं ट्रिक अप्लाई करने जाऊं तो E2 एनर्जी इन हायर शेल, एनर्जी इन हायर शेल becomes energy of hydrogen in higher shell into Z square, and E1 becomes energy of hydrogen in lower shell into Z square. याद है ना भाई, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एन शेल इंटू जेड स्क्वायर, ये हम लोगों का फॉर्मूला आता है, तो वही मैं अभी अब ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल डेल्टा ई बिकम्स E2 माइनस E1, डायरेक्ट इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँ, समझ में आ रही दोनों, मतलब लिखूंगा तो जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो या फिर लिख देता छोड़ो। तो एनर्जी ऑफ N2 फॉर हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर माइनस एनर्जी ऑफ N1 फॉर हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो एनर्जी इन N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1 फॉर हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। देखो भाई ये टोटल तुम्हारे ऊपर रहेगा, एग्जाम में तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ओरिजिनल वाले ट्रिक वाला, ठीक है। सिर्फ आंसर करेक्ट लाना, ट्रिक वाले फॉर्मूला से आंसर बहुत जल्दी आता है, टाइम बच जाता है, ठीक है। जिधर 2 से 3 मिनट लगेंगे उधर वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, और कुछ नहीं। लिख दो ट्रिक वाला फॉर्मूला, बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ मास्टर, ठीक है। तो मेरे एमएससी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में से है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एमएससी के बाद 2-3 ये रहते हैं ऑप्शंस रहते हैं, जैसे एक सिंपल ऑप्शन रहता है पीएचडी करो, ठीक है। सिंपल मतलब कॉमन से कॉमन, बहुत लोग करते हैं वैसा, ठीक है। अब पीएचडी के लिए ऑब्वियसली एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जैसे तुम लोग जेई के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो पीएचडी के लिए एक CSIR नेट करके एग्जाम रहती है, सुना होगा तो पता नहीं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तुम लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट नेशनल लेवल की एग्जाम रहती है, ठीक है। इस एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक है 15। सच्ची नहीं पता था क्या तुम लोगों को? मैं पटली मारना कैसे भूल गया ऐसे यार, शिट। ओके हाँ, एंड दूसरा ऑप्शन रहता है एमटेक करना। तुम लोग बीटेक के लिए जेई दे रहे हो आईआईटी में से, अभी के लिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी के लिए मैंने आईसीटी चूज किया है, मेरा एडमिशन हुआ था आईआईटी बॉम्बे में, बट अपेरेंटली हाँ मतलब मेरा आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ था, फिर बाद में मैंने एडमिशन लिया नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाना था। मुझे पीएचडी में ज़्यादा रस ऐसे मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं वैसे तो, बट हाँ ऐसे बस और कुछ नहीं। तो मेरी अभी ऑनगोइंग पीएचडी चालू है आईसीटी में वैसा, बस ठीक है। सारंग ये मतलब अपने रिकॉर्डिंग से निकाल देना सिर्फ, ठीक है। मेरा पढ़ाई बड़े इसमें आने नहीं चाहिए और कुछ नहीं। हाँ अब सारंग अपना वीडियो एडिटर है, पता नहीं होगा तो ओके। अब बस और क्या, उंगली वो बाद में सालो, इंट्रोडक्शन में क्या उंगली क्यों टूटी वो बताऊंगा क्या भाई, कुछ भी है नहीं हाँ क्या नहीं वो इंट्रोडक्शन में नहीं आता। वो इंट्रोडक्शन में कोई बोलता नहीं मेरी 10 उंगलियां हाथ में है, 10 उंगलियां पैर में है, कि मैं बताऊं मेरी 9 उंगलियां हाथ में, 9 उंगलियां पैर में है। चलो हाँ एज मेरी 40 है बस, नहीं ऐसे कुछ इतना भी नहीं है। तुझे क्या लग रही है? अरे दाढ़ी बूढ़ी बढ़ाई है मैंने यार, थोड़ी ज्यादा बोल रहे थे, जानबूझ के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहे हो अभी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एज वेज कुछ नहीं पूछने की यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ, सॉरी एनर्जी नहीं, सुनो भाई, एक्साइटेशन एनर्जी, फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन electron orbiting in first shell of hydrogen atom is excited to fourth shell। चलो लिखो
तो मतलब मैंने किसी डेमो में भी नहीं बताया था इंट्रोडक्शन, कभी नहीं बताया था। सिर्फ पढ़ाने, देखा कितना फोकस रहता हूँ मैं ऐसे पढ़ाने पे। यस हाँ क्या बक किशन सर ने क्या करिए किसको बताया था? अच्छा हाँ वो ना बताता हूँ, रुकना है पहले सिलेबस तो उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने तो दे। ऐसे क्या किधर बहुत कंप्लीट किया है? हाँ रुको नहीं ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए तो मुझे सॉरी क्या नहीं सिंपल है, मेरे पास यूनिकॉर्न है, इधर जाने आने जाने में बहुत इजी करती है, बल्कि नहीं है। क्या हुआ? ओके यहाँ पे क्या हुआ? तो सेफ्टी मैटर करती है भाई, बाइक थोड़ी ना, हाँ ना, गिरूंगा तो बचना चाहिए। ओके नहीं आने जाने में इजी गिरती है वो मुझे, इसलिए और कुछ नहीं। कुछ किसने बोला? मैंने तुम नहीं बोला ना। सिंपल नहीं तो वो मत ले तुझे, मतलब अगर थैंक यू। चलो लेट एडमिशन वो होता है। अब ये आंसर आ गया, इसका आंसर एकदम सिंपल है। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E4 माइनस E1, ठीक है। वेर E4 कितना हो गया? माइनस 0.85 माइनस 13.6, तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस 0.85 जो कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.75। यूनिट क्या रहेगा इसका? EV। समझ में आ रहा है? अगर गलती से ये तुम लोगों को किलोजूल पर मोल में पूछा या फिर फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐसा पूछा तो यस, तो इसको अगर किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 96.5 से मल्टीप्लाई कर देना मैं एग्जाम में, मतलब ऑप्शंस जो उधर क्लोज रहेंगे वो। समझ में आ रहा है? भूलना मत है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलोजूल पर मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो 96.5 ये ट्रिक है, इससे मल्टीप्लाई कर देने का आंसर डायरेक्ट किलोजूल पर मोल में जाता है। इन किलोजूल पर मोल ऐसा भी नहीं पूछेंगे वो कभी कभार, वो सिर्फ बोलेंगे फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है? तो 1 मोल के लिए मतलब वो पर मोल में कन्वर्ट करने बोल रहा है। गेटिंग इट? ओके नेक्स्ट। फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ Li+2 is excited to second excited state। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो इसे। अब यहाँ पे ट्रिक यूज करनी है, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है, अप टू यू। फर्स्ट शेल मतलब n इज इक्वल टू 1 या फिर n1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n2 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट से सेकेंड में गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड शेल इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? थर्ड शेल इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। याद है कि वापस दिखाओ? याद है सबको? ये समझा? तो n2 हम लोगों को 3 लेना है, उसके बाद तुम लोगों को ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करना है या ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना है, टोटली अप टू यू। मैं पहले ओरिजिनल फॉर्मूला से बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन उससे भी होना चाहिए ना भाई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। जरा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ओरिजिनल फॉर्मूला की, ठीक है। विच बिकम्स 13.6 इंटू किसके लिए पूछा है? लिथियम के लिए पूछा है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। n1 कितना है? 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n2 कितना है? 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 8/9। 9 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंटू 8। समझा? और एल्स यू कैन यूज सिंपल ट्रिक, डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड शेल माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट शेल इंटू जेड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? n2 माइनस n1 इंटू जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ है अपना फॉर्मूला। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड शेल बिकम्स माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस प्लस 13.6
इंटू जेड स्क्वायर कितना है 9, समझ में आ रहा है। ये आएगा 12 पॉइंट समथिंग 12.09 इंटू 9, कर लोगे बाकी आगे का 108.81, ठीक है। फॉलोड और नॉट, फास्ट नहीं हो रहा है ना पे, ठीक है ना, ओके चलो। सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय। चलो बहुत पढ़ लिया आज, जिनको भी डाउट्स है जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ।